के हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सुरभि ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। सबसे पहले मैं आप सबसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूं कि मैं इतने टाइम से आप लोगों के सामने नहीं आई। आज मैं बात करने आई हूं एक मुद्दे पर जो आजकल हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये समस्या भारत में है, कुछ लोग इसे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये समस्या है, लेकिन समस्या ये है इस समस्या की कि कुछ लोग इस समस्या को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लव जिहाद की, जिस पर यूपी में कानून बन चुका है, जिसके मुताबिक लव जिहाद के मामले में सम्मिलित पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून पर मैं क्या सोचती हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले चर्चा ये कर लेते हैं कि आखिर ये इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। कुछ लोग हैं हमारे देश में जो इसका स्वागत करते हैं, इस कानून का, और इसको सही निर्णय बताते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इल्ज़ाम बीजेपी पर लगा रहे हैं कि हो ना हो बीजेपी राजनीतिक फायदों के लिए और एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए इस कानून का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। अब सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि क्या सत्ता में हमेशा हर जगह बीजेपी ही रहेगी? क्या सत्ता में आप नहीं आओगे? क्या आप आओगे तो ये कानून डेमोलिश हो जाएगा? क्या आप आओगे तो धाराएं बदल जाएंगी? क्या आप आओगे तो कानूनी प्रक्रिया बदल जाएगा? नहीं, चाहे कोई भी सत्ता में हो, ये कानून वैसा ही रहेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि आखिर क्यों लोगों को ये लगता है, क्या ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात नहीं है कि जैसे ही इस चीज का जिक्र हो रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाने पर मजबूर किया जाता है, शादी से पहले अपनी आइडेंटिटी छुपाई जाती है, तो कुछ लोग हैं जो इसको पर्सनली ले रहे हैं। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बात आपकी की जा रही है? क्या आप ऐसी कोई मानसिकता रखते हैं, या क्या आप ये जानते हैं कि आपके समुदाय में कोई ऐसी मानसिकता रखता है? इसमें डरने जैसा क्या है? इसमें किसी को टारगेट करने जैसा क्या है? ये कानून महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को, जो जबरन धर्म परिवर्तन महिलाओं का कराया जाता है, उनको प्रेम के जाल में फंसाकर, उनको बहला फुसलाकर उसको रोकने के लिए ये कानून पारित किया गया है। तो इसमें एक वर्ग विशेष को टारगेट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी चीज, जो लोग टीवी डिबेट पर आकर ये बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें, उनकी मानसिकता मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और मेरे हिसाब से दो ही कारण हो सकता है। या तो उनको किसी भी तरह से बीजेपी का विरोध करना है, और जो निर्णय बीजेपी के राज्यों, बीजेपी शासित राज्यों में लिए जाते हैं, स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ कि ये विरोध इस कानून का कम और योगी आदित्यनाथ का ज़्यादा है। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये एक समुदाय विशेष को ये मैसेज देना चाहते हैं नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर कि आपके साथ गलत हो रहा है, उकसाने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप इस पर भड़को, इसका विरोध करो, इसके खिलाफ आप कुछ आवाज़ उठाओ कि आपके साथ गलत होगा। बीजेपी आपको घेरे में लेना चाहती है, बीजेपी आपके साथ ये करना चाहती है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो टेलीविज़न पर बैठकर इस तरह की मतलब मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, इस तरह से लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैक्ट सामने नहीं रखते। ये कानून कहता क्या है? ये कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म छुपाकर, धोखे से किसी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अगर उससे शादी करता है और शादी के बाद अपनी आइडेंटिटी को उसको बताता है, अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, उसके बाद उस पर प्रेशर डालता है कि आप भी इस धर्म को मानो, आप भी अपना धर्म परिवर्तन करो, आप अपना नाम बदलो, और इन सब प्रक्रिया के दौरान
कई तरह के दुर्व्यवहार से उस महिला को गुजरना पड़ता है, तो ये कानून महिलाओं के लिए ही है। ये कानून न किसी को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, न किसी को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया है। साफ तौर से मैं ये कह रही हूँ अपने दर्शकों को कि ये कानून महिलाओं के लिए बनाया गया है, और किसी तरह के बहकावे में आकर या किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर आप इसको गलत तरीके से ना लें। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज कि अगर आपको सवाल उठाने ही हैं, जो कि हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है, तो ऑब्वियसली सवाल उठाइए, लेकिन कम से कम एक बार सोच लीजिए कि आप सवाल क्या कर रहे हैं। अब मैं अगर आपको अपनी राय बताऊं तो मैं इस कानून का समर्थन करती हूं, मैं इसका विरोध बिल्कुल भी नहीं करती हूं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। सवाल ये है कि इंडिया में 2019 में 4,05,861 केस ऐसे दर्ज होते हैं जिनका मामला होता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मतलब महिलाओं के खिलाफ हो रही अपराधों का मामला, जिसमें से 15% सिर्फ उत्तर प्रदेश से आता है। अब उत्तर प्रदेश में 3 साल से बीजेपी शासन कर रही है। आने वाले कुछ सालों में, 1-2 सालों में फिर से चुनाव भी होने वाला है। उत्तर प्रदेश क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिस्ट में, सूची में नंबर 1 पर आता है। तो सबसे पहला सवाल तो इस कन्वर्जन पे ही है मेरा कि लव जिहाद को स्पेसिफिकली किसी महिला के साथ धोखेधड़ी से शादी हो रही है और फिर उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये कानून इस तरह ना होकर ऐसा भी हो सकता था एक जनरलाइज्ड कन्वर्जन के खिलाफ ही, क्योंकि कन्वर्जन किसी का भी हो, हमारा ये संविधान हमारा कहता है कि किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट करवाना किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में ये इलीगल है, जो कि पैन इंडिया लेवल पर और पूरे विश्व में हो रहा है। तो हम क्यों ना कन्वर्जन के खिलाफ ही एक जनरलाइज्ड कानून लाए, बजाय इसके कि हम एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस को एम्फसाइज करते हुए कोई कानून लाए। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या विमेन सेफ्टी लॉ इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या महिलाओं के खिलाफ ये इकलौता अपराध है जो हो रहा है जिसका नाम लव जिहाद है? अब बजाय इसके कि किसी एक माध्यम को के ऊपर फोकस करके कोई स्पेसिफिक कानून बनाया जाए, इससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि एक सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि क्राइम वुमेन के अगेंस्ट एक ही माध्यम से नहीं हो रहा है जिसको लव जिहाद कह सकते हैं, अनेकों माध्यम से हो रहा है। घर में हो रहा है, सड़क पर हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं के साथ भी हो रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ भी हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए अगर पूरे भारत में एक सेंट्रलाइज तरीके से एक लॉ होता जो इन सारी चीज़ों के साथ डील कर रहा होता, उसके बाद अगर ये कानून आता, तो मेरे हिसाब से ऐसा मैं कह सकती हूँ कि फिर इसका जो एग्जीक्यूशन है वो और भी बेटर तरीके से हो पाता, क्योंकि इस कानून से हम एक ही चीज़ पर रोकथाम कर सकते हैं, एक ही चीज़ पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन पहले से हमारे पास अगर कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया हो जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे किसी भी तरह के अपराध को देखता हो, उसके बाद इस कानून का जो क्रियान्वयन है वो बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हो पाता, क्योंकि अभी बहुत सारे चैलेंजेस है इस कानून में। सवाल ये है कि जब संविधान पहले से ही ये कह रहा है कि अगर धोखाधड़ी से किसी से शादी करने को का मामला सामने आता है तो उसके लिए पहले ही एक कानूनी प्रक्रिया है, तो उसको अपडेट क्यों नहीं किया गया? और उससे पहले विमेन क्राइम के अगेंस्ट जो लॉ लाने की मैं बात कर रही हूँ, उसको लाने की क्यों नहीं सोची गई? और सबसे अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि चूंकि कहीं से भी शुरुआत हो, शुरुआत जरूरी होती है, जो कि उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं इस कानून का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं इस कानून का समर्थन करती हूँ, लेकिन कुछ सवाल है जो कि जिन पर विचार किए जाने चाहिए थे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कानून तो मर्डर के खिलाफ भी है, कानून तो रेप के खिलाफ भी है, और हर उस चीज़ को जो जुर्म की कैटेगरी में आता है उसके लिए कानून है, लेकिन फिर भी बावजूद उसके सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चूंकि इस कानून को एक राज्य में सिर्फ लाया गया है, एक राज्य में इसका जो भी क्रियान्वयन होने वाला है वो होने वाला है, तो इसको काफ़ी छोटे लेवल पे एक एग्जाम्पल के तौर पे भी अब आगे किया जा सकता है, एक एग्जाम्पल बनाया जा सकता है इसको, कि क्यों इसको बाकी राज्यों में भी या फिर क्यों इसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।
तो इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस को हम सक्सेसफुली पूरा कर पाते, या जिन चैलेंजेस, अगर जो चैलेंजेस नहीं होते तो ये कानून की महत्वता और कितनी बढ़ जाती, मैं उसके बारे में बात कर रही थी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं इस कानून का विरोध करती हूँ, मैं इसका समर्थन करती हूँ क्योंकि ये बात सत्य है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हर विवाह, हर प्रेम प्रसंग का जो मामला होता है, या हर प्रेम विवाह का जो मामला होता है, उसको लव जिहाद नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में हमने ये भी देखा है कि ये कानून जिस चीज़ की बात कर रहा है कि बहला फुसला कर धोखे में रखकर शादी कर ली गई हो, उसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का प्रेशर दिया जाए अपनी आइडेंटिटी रिवील करके, तो ये सज़ा होगी। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि ज़्यादातर केसेस तो ऐसे आते हैं जिसमें महिलाओं को ये पता होता है कि अगले सामने वाले का धर्म क्या है, लेकिन उनको उसके बाद की चैलेंजेस पता नहीं होती है कि किस तरह की प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ेगी। हो सकता है शादी के 10 साल अच्छे से गुजरे और 11वें साल से टॉर्चर शुरू हो, क्योंकि इसका जो मोटिव है, ये लव जिहाद का जो मोटिव है, वो इतना छोटा नहीं है जितना हम आंक रहे हैं। ये एक सीरियस इशू है, ये हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए खतरा ज़रूर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम इसे बहुत छोटा आंक रहे हैं। अगर हमने इसके बारे में विचार किया होता, अगर हमने इसके बारे में सोचा होता, तो हमें ये पता चलता कि जो ये मोटिव है इसका, ये कन्वर्जन है, ना कि महिलाओं का कन्वर्जन, ना कि पुरुषों का कन्वर्जन। किसी भी तरह से इधर से संख्या कम करनी है और सामने संख्या बढ़ानी है, इसका मोटिव ये है। तो क्यों ना हम कन्वर्जन के लिए ही एक सेंट्रलाइज्ड लॉ पास कर दे, बजाय इसके कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वो एक ब्रांच है, एक माध्यम है। जिहाद कई एक तरीकों से हो रहा है, कन्वर्जन कई एक तरीकों से हो रहा है, लव जिहाद उसमें से एक है। तो उसमें से एक को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है, जबकि समस्या इतनी बड़ी है? तो हम इसको बड़े लेवल पे क्यों डील करने की नहीं सोच रहे हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर विचार किया जाए तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ज़्यादातर मामलों में, जैसा मैंने कहा, कि महिलाओं को पता होता है, उनके तरीके अलग होते हैं, उनको किसी तरह से उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको समहाउ ये कन्विंस किया जाता है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते भी हो तो भी आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कभी अपना धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके परिवार को किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। लेकिन शादी होने के बाद ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। कई केसेस में हमने देखा कि 5 साल 10 साल मैरिज काफ़ी स्मूथली जाता है, जब बच्चे हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब महिला पूरी तरह से घर की हो जाती है कि अब अगर हम इस पर किसी तरह की प्रेशर डालेंगे तो अब इसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा यहाँ से निकलना, तब उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जब वो किसी भी तरह से अपने आप को उस चीज से न निकाल पाए। उनके पास एक ही विकल्प हो कि वो धर्म परिवर्तन करे और राजी खुशी अपनी बाकी के जीवन को व्यतीत करे। तो इसको हमें बड़े लेवल पर सोचने की जरूरत है, यही मैं कहना चाह रही थी। और मैं आपको बता देती हूँ कि लव जिहाद के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे देश का जो कल्चर है वो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद का कल्चर बनता जा रहा है, और वैचारिक मतभेद के बीच में लोग ये भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा विषय विवाद करने योग्य है और कौन सा विषय नहीं है। लोगों के अंदर एक अजीब सी मानसिकता आ गई है जिसमें कि लोग ये चाहते हैं, लोग ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं या अगला जो कह रहा है उससे अगर वो असहमत है तो वो काफ़ी ज्ञानी है, विद्वान है, वो चीज़ों को समझते हैं और अगला कुछ नहीं समझता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इन सब पैमानों पर नहीं आंक सकते, और लव जिहाद उनमें से ही एक है। लव जिहाद एक खतरा है, चाहे आप इसको माने या ना माने। मैं तो खुले तौर पर यह भी कहती हूँ कि अगर लव जिहाद को आप एक सीरियस इशू नहीं मान रहे हैं, सिर्फ एक डिबेट का, चर्चा का विषय मान रहे हैं, तो आपकी ये मूर्खता है। लव जिहाद सच में एग्जिस्ट करता है, और लव जिहाद के पीछे एक नेटवर्किंग, एक चेन ऑफ पीपल काम करते हैं, जिनके बारे में मैंने कहा कि मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी। और तब तक के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइज
करते रहें अपने हाथों को टाइम टू टाइम, जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और ब्रह्मास्त्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बाकी लोगों तक मेरी राय पहुंचाना ना भूलें और हमें अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र।